मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। द्विआबंधों से आबंधित दो कार्बन परमाणुओं को हाइड्रोजन एल्कीन कहते हैं। सूत्र है इसका CH2 इसका सूत्र हो गया CH2 और बंधन हो गया इसका CH2। तो द्विआबंधों से आबंधित दो कार्बन परमाणुओं को हाइड्रोजन एल्कीन कहते हैं। वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। यह दिवस भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके इन्वायरमेंट से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना बीपीएससी में, उसमें कई बार कॉन्सेप्ट को गायब कर देते हैं और फैक्ट पूछ लेते हैं। तो वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। देखिए, ये कटा हुआ नहीं है, ये एक बच्चे ने इस पे कलम चलाई है। गया स्थित महाबोधि मंदिर एवं नालंदा स्थित बौद्ध मठ बिहार राज्य में विश्व धरोहर सूची में शामिल है। देखिए, विश्व धरोहर सूची में शामिल है गया स्थित महाबोधि मंदिर एवं नालंदा स्थित बौद्ध मठ। गया स्थित महाबोधि मंदिर एवं नालंदा स्थित नालंदा बौद्ध मठ बिहार राज्य में स्थित ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। महाबोधि मंदिर का निर्माण उसी जगह किया गया है जहां महात्मा बुद्ध ने ईसा से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्त किया था। प्रथम मंदिर का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। प्रथम मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक के द्वारा। जाहिर सी बात है, इतनी पुरानी कोई से भी भवन जो है ना, वो बरकरार नहीं रह सकती है बिना मरम्मत के। तो बहुत समय अंधकार में बीता तो वो सब भवन अब हट गए हैं। नालंदा स्थित बौद्ध मठ को वर्ष 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अशोक का धम्म शिलालेखों में, अशोक के दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेखों में धम्म की व्यवस्था पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया दान, माता पिता व गुरुजनों के प्रति आदर, ब्राह्मणों के प्रति दानशीलता व उचित व्यवहार, इस सब में देखा जा सकता है। अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। चोल साम्राज्य के संस्थापक थे विजयालय। यहाँ ग्राम समाज जो है बहुत अच्छा देखने को मिलता है। चोल साम्राज्य में ग्राम सभाएं 3 प्रकार की थी, उड़ सभा और नगरम। चोल साम्राज्य जो है वो मशहूर ही है ग्राम प्रशासन को लेकर के। मंदिर दक्षिण भारत में गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता था। गोपुरम एक स्मारकीय अट्टालिका होती थी जो प्रायः शिल्प से सज्जित होती थी। देखिए, गोपुरम में सज्जित होती थी एवं दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होती है। गोपुरम का निर्माण सर्वप्रथम पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। यह अधिकतर आयताकार होते हैं जिन्हें शिल्प एवं चित्रकारी द्वारा सजाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने स्थापित किया था। अब देखते हैं बलबन को। बलबन क्या था? तो इसने ईरानी सिस्टम को लागू किया था जिसमें ये ईश्वरीय सिद्धांत था कि ईश्वर ने चुना है राजा को। इसने सिजदा, जिसका मतलब होता है लेटना, और पैबोस, जिसका मतलब था पैर चूमना, ये लागू किया था। ये गैर इस्लामिक माना है बहुत लोगों ने इसको, तो कि कोई भी व्यक्ति आता था ना तो सबसे पहले राजा के सामने में लेट जाता था और उसका फिर पैर चूमता था। अब जो व्यक्ति ऐसा कर लेगा उसमें क्या ही हिम्मत रहेगी राजा के अगेंस्ट में कुछ भी बोलने का। ईरानी त्यौहार नौरोज प्रारंभ किया था। कई प्रथा गैर इस्लामी समझी जाती थी जिसको कि बलबन ने लागू किया था। और बलबन क्या था? एक इस्लामिक शासन था, इसलिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है। बलबन की बेटी का नाम क्या था? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सम्राट जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला में यूरोपीय चित्रकला शैली प्रभाव अधिक गहरा गया था। सम्राट जहांगीर का जो शासनकाल था इसमें मुगल चित्रकला में यूरोपीय चित्रकला शैली का अधिक प्रभाव गहरा गया था। शुरुआत अकबर के शासन में प्रारंभ हुई थी। मुगल काल की चित्रकारी का विकास बाबर के शासनकाल से ही प्रारंभ हुई थी, परंतु चरमोत्कर्ष अकबर के शासनकाल में हुआ। अकबर के समय चित्रकला के मुख्य रूप से 2 विषय थे, दरबारी घटनाक्रमों का चित्रण एवं छवि चित्रण। जहांगीर जो खुद चित्रकार था के समय में ये जो पेंटिंग है वो पराकाष्ठा पर पहुंची।
अब हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को स्थापित हुई। इसको लंदन में जॉन वाटसन एंड जॉर्ज वाइट ने इसको स्थापित किया। आगे देखते हैं मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो वर्ष 1921 में। अली मुसलियार इसके नेता थे। भाई मोपला विद्रोह 2 बार हुआ है। हमने इसके बारे में हिस्ट्री का जो मैं ले रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास उसमें डिस्कस किया है। अब फिर आ गया बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 1905 में। 19 जुलाई 1905 में हुई। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 7 अगस्त 1905 को। नेतृत्व दिल्ली में किया सैयद हैदर रजा ने। ये भाई छोड़ने वाला नहीं है। जो बंग भंग का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? सैयद हैदर रजा ने। और मद्रास में किसने किया? चिदम्बरम पिल्लई ने किया। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 ईस्वी में की गई। प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। उद्देश्य था बिहार में किसानों को संगठित करना तथा दयनीय दशा के प्रति जागरूक करना। 1912 में बिहार उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ। 1912 में भाषा को लेकर के बिहार उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ। 1935 में अधिनियम उड़ीसा से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित किया गया। 1935 अधिनियम के द्वारा उड़ीसा अलग प्रांत हो गया। 22 मार्च 1936 को एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में बिहार का गठन हुआ। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। राष्ट्रपति के नाम त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है ना, जो राष्ट्रपति के नाम से त्यागपत्र दे सकता है उच्च न्यायाधीश। संसद द्वारा की गई सिफारिश महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। संसद द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग चलेगा तभी हटेगा राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा है। लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। राज्यसभा का पदेन उपाध्यक्ष होगा। अमेरिकी संविधान से ये चीज़ लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि भारतीय संविधान समयानुसार एकात्मक और संघात्मक है। केसी व्हीलर के अनुसार भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान है। ये भी महत्वपूर्ण है देखना। भारत में नियमित जनगणना हुई वर्ष 1881 से प्रारंभ हुई। देखिए भारत में जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई। अभी जो जनगणना होगी वो स्वतंत्र भारत की कितने नंबर की जनगणना होगी ये बताइए। आज़ादी से पहले कितने हुए हैं और आज़ादी के बाद कितने हुए हैं ये पूरा मुझे बताने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। सब आपको गूगल पे मिल जाएगा। थर्मल पावर और न्यूक्लियर पावर से संबंधित कुछ चीज़ों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। भारत में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 8,02,088 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39% है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है 77,414 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में जो है ना सेकंड है 66,964 स्क्वायर किलोमीटर। ये महत्वपूर्ण है। इस डेटा को एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। वन रिपोर्ट को देखेंगे इसमें और इसको गहराई से देखेंगे। जलोढ़ मिट्टी संपूर्ण उत्तरी भाग में है। यह मृदा 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी संपूर्ण उत्तरी भाग में है। यह मृदा 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कोकोस एक लघु स्तरीय भौगोलिक प्लेट है जो मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। इस प्लेट का क्षेत्रफल करीब 29 लाख वर्ग किलोमीटर है एवं प्रति वर्ष 67 मिमी की गति से उत्तर पूर्व दिशा की ओर स्थानांतरित हो रही है। ये इसी तरह इस फैक्ट को देख लीजिएगा, एक दो बार और देखेंगे इसको। कोकोस एक लघु स्तरीय भौगोलिक प्लेट है जो मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। इस प्लेट का क्षेत्रफल करीब 29 लाख वर्ग किलोमीटर है एवं प्रति वर्ष 67 मिमी की गति से उत्तर पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो रही है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास
अभी की क्लास 10 मिनट की रखते हैं, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए लेते हैं एक अल्प विराम।